हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम का अध्ययन कर रहे थे। आज हम तीसरे लेक्चर के अंतर्गत वैद्युत ध्रुव कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले दो वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने कूलाम के नियम पर आधारित उन प्रश्नों का अध्ययन किया है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैंने पहले लेक्चर में आंगिक प्रश्न को बताया है और दूसरे लेक्चर में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन किया। वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज हम इस लेक्चर में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता वैद्युत ध्रुव के कारण सूत्र का निगमन करेंगे। हम देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। हम पहले इसकी बेसिक को समझते हैं। निरक्षीय स्थिति में किस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे और किसके कारण वैद्युत ध्रुव कारण। तो हम सबसे पहले एक वैद्युत ध्रुव बनाएंगे, ए वैद्युत ध्रुव का निर्माण करेंगे। ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो -q तथा +q कूलाम के आवेश से मिलकर बना है। या हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ए बी एक वैद्युत ध्रुव है, ए बी हम इसको मान सकते हैं, इसमें +q मान लेते हैं, यहाँ पर -q लेते हैं, यहाँ पर -q +q, हम इसको +q और -q इस प्रकार से भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं। हम एक और वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं। ये वैद्युत ध्रुव है, ए बी, इस पर +q कूलाम का आवेश है, इस पर -q कूलाम का आवेश है। मैंने 3 वैद्युत ध्रुव का निर्माण किया। इसके आधार पर हम समझेंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है वैद्युत ध्रुव कारण, और देखने के बाद आपको पूरा का पूरा फील आ जाएगा। अच्छे से हम इसको समझते हैं। हम मान लेते हैं वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O के लंबार्धक r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें -q तो +q कूलाम आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। वही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी दोहरा लेते हैं। r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें +q -q कूलाम आवेश का वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। वही प्रक्रिया हम तीसरे चित्र में भी दोहरा लेते हैं। ये कोई बिंदु P है जिसका वैद्युत ध्रुव के मध्य O से लंबार्धक r दूरी पर कोई बिंदु P है। हम एक एक चित्र को अच्छे तरीके से समझते हैं और इस तीनों चित्रों को समझने के बाद जो मन में कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। हमारे माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो -q तथा +q कूलाम के आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसके बीच की दूरी 2l है। हम इसके बीच दूरी 2l ही नहीं l ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है जब इसकी बीच दूरी को हम करेंगे, अगर l लेंगे तो l/2 हो जाएगा और l/2 लेंगे तो l/4 हो जाएगा। हम 2l इसलिए ले लिए हैं जिससे कैलकुलेशन करते समय हमें बहुत आसानी हो कि हम कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर 2l है तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक l हो जाएगी और ये वाली दूरी l हो जाएगी। क्या कहेंगे, माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो -q तथा +q कूलाम के आवेश से मिलकर बना है। वैद्युत ध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है तथा इसके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत ध्रुव ए बी के बीच की दूरी 2l, वैद्युत ध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O इसके बीच की दूरी को अलग अलग भागों में विभाजित करता है। हम मान लिखेंगे वैद्युत ध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O के लंबार्धक r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। तो -q कूलाम आवेश कारण हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करेंगे। -q कूलाम आवेश कारण हम जानते हैं किसी बिंदु पर -q कूलाम आवेश कारण जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो उसी आवेश तरफ होती है, अर्थात क्या हो जाएगा, E A हो जाएगा, E A। तथा +q कूलाम आवेश कारण
इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी प्लस क्यू कूलम किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो उस बिंदु की बाहर तरफ होती है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। हम देखेंगे ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। तो ये दूरी जो हो जाएगी यहाँ से, अगर ये यल है ये आर है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर ये इतना यल है ये आर है तो ये दूरी कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि बिंदु ए से बिंदु ए पर माइनस क्यू कूलम का आवेश स्थित है और परिमाण, ये दोनों जो आवेश हैं जो वैद्युत द्विध्रुव है उसमें जो आवेश की प्रकृति विपरीत होती है लेकिन परिमाण समान होते हैं। तो इसका मतलब प्लस क्यू कूलम आवेश का बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई ए है और माइनस क्यू कूलम आवेश का बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई ए है और प्लस क्यू कूलम आवेश का बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र जो ई बी है, उसकी दूरी मतलब बी पी और ए पी का जो मान है वो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। यहाँ पर बी पी का जो दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका मतलब माइनस क्यू कूलम और प्लस क्यू कूलम आवेश से बिंदु पी की जो दूरी है वो आपस में बराबर है और माइनस क्यू तथा प्लस की जो आवेशों का परिमाण है वो आपस में बराबर है। यदि आवेशों का परिमाण और दूरी आपस में बराबर हो जाए तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी आपस में बराबर हो जाती है। अर्थात क्या हो जाएगा, जो ई बी और ई ए का जो परिमाण है वो आपस में क्या हो जाएगा बराबर। दिशा भले अलग अलग हो जाए लेकिन जो परिमाण हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। हम ये एंगल अगर हम यहाँ थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर देंगे तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। या ऐसे हम समझ लेते हैं कि इस एंगल की बातें करते हैं, ये एंगल थीटा हम मान लेते हैं। देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजा के सामने कोण बराबर, अगर एक एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा कब, जब ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा जब ये वाली भुजा इस भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये एंगल जो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये वाला एंगल 180 हम देखेंगे, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 180 हो जाएगा, पूरा एंगल 180 है और इतना एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो पूरे एंगल में से ये वाला एंगल निकल, पूरा एंगल 180 और इतना एंगल है 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा। तो हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, तो हो जाएगा 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल ये वाला जो वैल्यू आया कोण आया 2 थीटा हुआ। यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले किन्हीं दो आवेशों का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रताएं आपस समान है तो उन दोनों के कारण जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी उसके मध्य बिंदु से होकर जाती है, इसके मध्य बिंदु से होकर जाती है। अर्थात यदि ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा, ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का निगमन करेंगे। तो बिंदु पी पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी, हम क्या कर देंगे, सामान्य चतुर्भुज के नियम से बिंदु पी पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना कर पाएंगे। हम यही प्रक्रिया हम दूसरे फिगर में समझते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस क्यू कूलम का आवेश लिया, यहाँ पर प्लस क्यू, तो हमने आवेशों को आपस में मैंने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। माइनस क्यू कूलम के आवेश के स्थान पर प्लस क्यू कूलम का आवेश और प्लस क्यू कूलम आवेश के स्थान पर मैंने माइनस क्यू कूलम के आवेश को रख दिया। इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। ई माइनस क्यू और क्या कहेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलम के आवेश से मिलकर बना हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है तथा इसके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O इसके बीच की दूरी को अलग अलग भागों में विभाजित करती है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O के लंबार्धक r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है।
बिंदु P से A को हम मिलाते हैं, बिंदु P से A को मिलाते हैं और बिंदु P से B को मिलाते हैं। बिंदु P से हम A को मिलाते हैं और बिंदु P से B को मिलाते हैं। तो हम ये दूरी जो हो जाएगा ये भी एंगल 90 डिग्री, तो ये जो कोण है ये क्या बन जाएगा, ये कोण समकोण त्रिभुज है, ये जो विकर्ण हो जाएगा, ये दूरी यल है, ये क्या है R है, तो ये क्या हो जाएगा R² प्लस L²। ये भी दूरी क्या हो जाएगा R² प्लस L²। अब हम इस बिंदु P पर प्लस Q और माइनस Q कूलम आवेश कर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को समझते, तो प्लस Q कूलम आवेश कर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वह आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, उस बिंदु के बाहर तरफ होती है और एक कारण निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा EA। यार माइनस Q कूलम का आवेश है, माइनस Q कूलम आवेश कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी वह इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, अर्थात उसी तरफ होती है, तो क्या हो जाएगी EB हो जाएगी। पुनः वही चीज आ गया, ये जो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा होती है, वैद्युत द्विध्रुव परिभाषा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा निकाय है जिसमें जो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश आपस में अत्यंत अल्प दूरी पर, अर्थात जो 2l है ये बहुत छोटी दूरी है और ये दोनों आवेश परिमाण में समान हैं और प्रकृति क्या है विपरीत है, माइनस से प्लस, लेकिन परिमाण दोनों के समान है। यदि किसी बिंदु पर समान परिमाण के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं निकाली जा रही हों, यदि किसी बिंदु पर समान परिमाण के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं निकाली जा रही हों, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो परिमाण होता है वह आपस समान होता है यदि दूरियां उन दोनों, उस बिंदु की उन दोनों आवेशों से दूरियां आपस में क्या हों, बराबर। पुनः हम देखते हैं, यदि किसी बिंदु पर समान परिमाण के आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली जा रही हैं, तो उस बिंदु पर उन दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण होगा वह समान होगा यदि उस बिंदु से दोनों आवेशों की दूरियां आपस में बराबर हो। तो दोनों दूरियां क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो जो EA है और EB है का जो परिमाण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर EA इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर EB, ये दोनों का जो वैल्यू आ जाएगा हम मान लेते हैं ई परिमाण समान है। हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं और ये भी एंगल थीटा, कि समान भुजाओं की यदि इस भुजा की दूरी R² प्लस L² है तो मैंने इसे एंगल थीटा मान लिया, तो ये भी एंगल थीटा होगा जब इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ये थीटा तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए एंगल प्लस ए वाला बराबर 180 हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल की बात हम करेंगे, ये पूरा एंगल कितना है 180, तो ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल पता है हमें और ये भी एंगल पता है, तो हमें ये वाला ज्ञात करना, मतलब पूरे एंगल में से यदि ये वाला एंगल निकाल देते तो ये वाला बचेगा, अर्थात ये वाला जो 180 है ये वाला एंगल, और ये वाला क्या हो जाएगा पूरे में से अर्थात 180 में से हम क्या निकाल देंगे 180 माइनस 2 थीटा निकालेंगे। इसका मतलब हो जाएगा 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये वाला एंगल 2 थीटा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब हम ओवरऑल जो ये वाला एंगल आ गया ये कितना आया 2 थीटा आ गया। हम जानते हैं कि यदि किसी बिंदु पर किन्हीं दो आवेशों कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का परिमाण यदि समान होता है तो उन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो परिणामी होता है उसके मध्य बिंदु से होकर जाता है, अर्थात ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो हम इस पर बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी हम किसके ज्ञात करेंगे, सामान्य चतुर्भुज के नियम से ज्ञात करेंगे, जिसकी दिशा अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा करने यहाँ पर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, इस बिंदु परिणामी जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा हो जाएगी वह A से P की तरफ होगी, A से P की तरफ होगी, जिसको हम कह सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा हो जाएगी वह वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो दिशा हो जाएगी वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या है प्लस Q से माइनस Q की तरफ। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा है वो क्या है
बी से ए की तरफ है, बी से ए की तरफ है, या वैद्य द्विध्रुव के समांतर है, वैद्य द्विध्रुव के समांतर है। अब तीसरे हम फिगर पर ध्यान देते हैं, इसको हम घटकों के रूप में थोड़ा सा विभाजित करेंगे, घटक के रूप में बता। अभी तक मैंने समांतर चतुर्भुज के नियम लेकर आपको समझाने का प्रयास किया, 2 फिगर में मैंने समझाने का प्रयास किया कि कैसे हम निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे और कब, जब हम आवेशों को पहले -q +q बना दिए वैद्युत द्विध्रुव को समझे यहाँ पर, और दूसरा उसको हम एक्सचेंज कर दिया आवेशों को, -q के स्थान पर +q और +q के स्थान पर -q। यहाँ पर हम समझते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q था -q कूलाम के आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसके बीच की दूरी 2l है, जिसके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O इसके बीच की दूरी को अलग अलग भागों में विभाजित करता है, अलग अलग भागों में विभाजित करता है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O के लंबार्धक r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। तो बिंदु P पर, बिंदु P से A की दूरी और बिंदु P से B की दूरी हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। ये आपका ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा और ये भी त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये जो विकर्ण है ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, r² + l², यहाँ से हो जाएगा ये r² + l²। अब यहाँ +q कूलाम आवेश कारण बिंदु P जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दिशा हो जाएगी वह आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ये EA, और -q कूलाम आवेश कारण बिंदु P जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इनवर्ड डायरेक्शन ये हो जाएगा EB हो जाएगा। हम यदि अभी हमने इससे पहले बताया, यदि आवेशों का परिमाण समान हो तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के परिमाण भी समान होंगे। कब, जब उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी आपस बराबर हो, अर्थात AP और BP की दूरी आपस बराबर है। इसलिए बिंदु P पर क्या हो जाएगा, EA बराबर EB बराबर E हो जाएगा। वेक्टर में मॉड लगा देंगे, वेक्टर में मॉड हम लगा देंगे यहाँ से। अब यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। समान भुजाओं बराबर भुजाओं के सामने के दो कोण हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 180 - 2 थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 2 थीटा। हम बार बार नहीं, हम तीनों फिगर में इसको बताते चले आए हैं। अब इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है इस बिंदु पर वो क्या है, EB और ये समान है, तो परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगी, तो क्या हो जाएगा E नेट हो जाएगा। तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये 2 घटकों में विभाजित हो गया। अब पहला घटक आपका A है तो ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, एक आपका क्षैतिज घटक हो जाएगा। जो क्षैतिज घटक होता है, ये जो क्षैतिज घटक है इसके साथ क्या हो जाएगा, ये वाला जो घटक बनेगा ये बनेगा EA cos थीटा। ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक जो बनेगा ये क्या बन जाएगा, EA sin थीटा। अब यहाँ पर ए क्या है, ये EB के लिए क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा, तो इसकी दिशा हो जाएगी, इसके लिए क्या हो जाएगा EA। अब EB अब और E वाला जो घटक हो जाएगा वह EB sin थीटा। इसका मतलब कोण से सटा हुआ जो भुजा होता है उसके साथ हम cos थीटा का प्रयोग करते हैं। सीधा फंडा, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक की बातें करते हैं, सीधा फंडा क्या हो जाएगा, जो कोण से संलग्न भुजा होती है वो cos थीटा के रूप में जाती है, और जो परपेंडिकुलर लंबवत होती है वो sin थीटा के रूप में जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे EA का जो क्षैतिज घटक है वह EA cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक EA sin थीटा, और EB का क्षैतिज घटक EB cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक EA sin थीटा। आप देखेंगे बिंदु P पर ये EA sin थीटा और EA cos थीटा की दिशाएं विपरीत हैं, जबकि और हमने क्या बताया, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है का जो परिमाण है वो भी क्या है, समान है। इसलिए जब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण समान है तो क्या बन जाएगा, E sin थीटा।
दोनों की दिशाएं आपस में विपरीत है, इसलिए ई ए साइन थीटा इस ई बी साइन थीटा को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। और बचेगा क्या आपका, ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। तो हम ई नेट बराबर लिखेंगे, ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। क्योंकि जब किसी एक बिंदु पर दो या दो आवेशों या दो से अधिक आवेशों का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वह समान होती है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा समान होती है, तो उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या हो जाती है, उन सभी की योग के बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ई ए साइन थीटा, ई बी साइन थीटा है, जो ई ए और ई बी का ऊर्ध्वाधर घटक निकला है, ये वाला घटक इसको निरस्त कर देगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर है ई ए ई बी। यहाँ पर ई ए और ई बी का मान आपस में बराबर, ई ए का मान भी ई है और ई बी का मान भी है, ये घटक इसको निरस्त कर देगा। हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। एक हम घटक का प्रयोग करके, एक सामान्य चतुर्भुज का नियम का प्रयोग करके आप विदाउट हेजिटेशन जब निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र का निगमन कर रहे हो, आप -q +q कहीं पर भी रख सकते हैं। रखने से बस एक ही चीज़ हो जाएगा, आपका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम अब इसके सूत्र का निगमन करते हैं। हम वैद्युत ध्रुव का निर्माण करते हैं। ए माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो -q तथा +q कूलाम के आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसके लंबार्धक r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता गणना करनी है। वैद्युत ध्रुव AB का मध्य बिंदु O तथा उसके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत ध्रुव AB का मध्य बिंदु O इसके बीच की दूरी को अलग अलग भागों में विभाजित करती है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां से A की दूरी और B की दूरी आपस में समान है, क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो POB और POA आपस में समकोण है, इसलिए यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी वह r² + l² होगा, और यहाँ से जो दूरी हो जाएगी r² + l² होगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, हो जाएगा आधार का वर्ग, ये हो जाएगा यहाँ से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग के बराबर आ जाएगा। आधार का वर्ग प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से -q कूलाम आवेश कर्ण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा हो जाएगी वह इनवर्ट डायरेक्शन मतलब उसी तरफ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, EA हो जाएगा। +q कूलाम आवेश कर्ण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा हो जाएगी वह आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, EB हो जाएगी। यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 180 - 2 थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180, एक एंगल हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब हम EA और EB गणना हम करते हैं। सबसे पहले हम EA ज्ञात करेंगे और EB ज्ञात करेंगे। वैसे EA और EB का मान बराबर आएगा, क्योंकि आवेशों का परिमाण भी बराबर, दूरियां बराबर हैं, तो EA और EB का मान बराबर आएगा। लेकिन हम पहले ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। अब E एंगल आपका 2 थीटा, ये जो 180 थीटा किया मैंने, बस E वाले एंगल को हम ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं हम। तो हम थ्योरी में कैसे लिख सकते हैं, थ्योरी बता दे रहे हैं। माना AB एक वैद्युत ध्रुव है जो -q तथा +q कूलाम के आवेश से मिलकर बना हुआ है।
वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O है तथा इसके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु O इसके बीच की दूरी को अलग अलग भागों में विभाजित करती है, अर्थात ये दूरी 2L है तो AL और L। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O के लंबार्धक R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। बिंदु P से A की दूरी, बिंदु P से B की दूरी आपस में समान है, अर्थात √r² प्लस L²। यदि -q तथा +q कूलम्ब आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता EA तथा EB हो तो हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करें। लिखेंगे यदि -q कूलम्ब आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA हो तो हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वह E बराबर होती है 1/4πε0 होती है Q/r²। हम इस समानुपाती नियतांक है इसको हम K मान लेते हैं, K मान कर लिखेंगे K Q/r², ऐसा हम लिखेंगे और हर बार प्रयोग करेंगे और जो K का मान हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने EA माना है तो क्या हो जाएगा, EA बराबर हो जाएगा K हो जाएगा QA/r²A। EA की जो दिशा है P से A की तरफ है तो दिशा क्या हो जाएगी, PA दिशा में लगेगा है। तो यहाँ से हो जाएगा EA इक्वल टू K QA का मान है QR², ये PA तो PA यहाँ पर लिखेंगे हम PA का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं EA इक्वल टू K Q/√, में हो जाएगा r² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम EA इक्वल टू K Q/r² प्लस L², समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार यदि +q कूलम्ब आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB हो तो हो जाएगा यहाँ से EB इक्वल हो जाएगा K QB/r²B। तो +q कूलम्ब आवेश का जो दिशा हो जाएगी वह BP दिशा में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे BP दिशा में हो जाएगा K QB का मान Q है और RB का मान हो जाएगा BP पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम EB इक्वल टू हो जाएगा K Q और BP का वैल्यू हो जाएगा √r² प्लस L² पूरे का होल स्क्वायर। तो EB इक्वल टू हो जाएगा K Q/r² प्लस L², समीकरण 2 हो जाएगा। अब EA और EB हम ज्ञात कर लिए। देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से EA बराबर EB बराबर हम E मान लेते हैं, अर्थात बिंदु P पर -q और +q कूलम्ब आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का जो परिमाण आपस में समान है, इसलिए जो इन दोनों की परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी इस बिंदु P इसके मध्य बिंदु से होकर जाएगी, अर्थात E वाला एंगल थीटा हो जाएगा और E वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो जो यहाँ से E नेट हो जाएगा, E नेट क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के नियम से। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको घटकों में क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में वियोजित करके लगा दे, या तो समांतर चतुर्भुज के नियम, जैसे अभी मैंने आपको उन चीज़ों में समझाया है। तो लिखेंगे
बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर चतुर्भुज के नियम से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा ई बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2EA EB cos थीटा। जो थीटा है वह EA और EB के मध्य का कोण अर्थात पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम EA EB आपस में बराबर, इसका वैल्यू E है तो लिखेंगे E स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2EA EB हो जाएगा E स्क्वायर cos 2 थीटा। यहाँ सब लिख सकते हैं E नेट इक्वल टू हो जाएगा 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर हो जाएगा cos 2 थीटा। पूरे में कॉमन हो जाएगा 2E स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। यदि 1 और cos 2 थीटा के मध्य प्लस का निशान होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का प्रयोग करते हैं। यदि 1 और cos 2 थीटा के मध्य माइनस का चिन्ह होता है तो cos थीटा का जो फार्मूला होता है वह हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हैं। प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो हम यहाँ से जो प्रयोग करेंगे यहाँ से हो जाएगा 2E स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2E स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ओवरऑल लिखेंगे 2 और 2 स्क्वायर हो जाएगा E स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा पहले से है 2E cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से E नेट इक्वल टू हो जाएगा 2E cos थीटा। ये समीकरण हम मान लेते हैं, ये समीकरण बन जाएगा 3। अब चित्र से हम ज्ञात करते हैं cos थीटा का वैल्यू। चित्रानुसार cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा किसी भी, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा ए लंब हो जाएगा आधार बटे कर, अर्थात हो जाएगा OA बटे AP, OA का मान OA का मान L है अपान अंडर रूट में AP का मान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। लिखेंगे समीकरण cos थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर तो लिखेंगे यहाँ से हो जाएगा E नेट इक्वल टू हो जाएगा 2E cos थीटा का वैल्यू है L अपान अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं हम 2 हो जाएगा, तो E का वैल्यू होता है K, E का वैल्यू यहाँ पर है E का जो वैल्यू EA EB के बराबर है तो EB का वैल्यू KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 KQ अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपान अंडर रूट में, हम जो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर उसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का पावर 1/2। यहाँ से लिख सकते हैं 2KQ L अपान इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2, जो बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाता है, लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का होल पावर 3/2। यहाँ से लिख सकते हैं हम K बाहर हो जाएगा Q गुणे हो जाएगा 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का होल पावर 3/2। अब जो ये दूरी R है L की तुलना में बहुत बड़ी है तो इसका वर्ग जो होगा, इस अर्थात ये जो दूरी R है L की तुलना में बहुत बड़ी है, अर्थात जो L है R की तुलना में बहुत छोटी, तो वर्ग करने पर L तो और छोटी हो जाएगी और जो दूरी R है वो और बड़ी हो जाएगी। लिखेंगे यहाँ पर यदि R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन
L तो R स्क्वायर आल्सो बी वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। यदि R का मान L से बहुत बड़ा हो तो R स्क्वायर का मान L स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अर्थात L स्क्वायर R स्क्वायर बहुत छोटी हो जाएगी। इसलिए L स्क्वायर को उपेक्षणीय मान लेने पर, मीन्स छोड़ देने पर, उपेक्षणीय मान लेने पर तो हो जाएगा। और यहाँ से Q गुणा 2L क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो लिख सकते हैं हम P बराबर Q गुणे 2L। तो हो जाएगा E नेट बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से K और हो जाएगा P। यहाँ से क्या हो जाएगा, बचेगा क्या R स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर छोड़ दिए, पावर 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा E नेट इक्वल टू K P अपान R³ न्यूटन प्रति कूलम। यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव का निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हम इसको यहाँ पर सामान्य चतुर्भुज के नियम का प्रयोग ना करके हम घटकों से भी लगा सकते हैं, हम घटक का प्रयोग करके भी लगा सकते हैं। एक बार हम इसको समझाते हैं, उसके बाद दोबारा हम घटक का प्रयोग करके आपको बताते हैं कि घटकों का प्रयोग करके कैसे हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव का निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि घटक के कारण घटकों से कैसे हम वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। ये पहला विधि आपको बता दिया गया, हम दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। यहाँ से सेम प्रक्रिया वही हो जाएगा। ये जो एंगल आएगा ये क्या हो जाएगा 2θ हो जाएगा, ये एंगल 2θ, इसका मतलब ये θ और θ में डिवाइड हो जाएगा। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी वह इसके मध्य बिंदु होकर जाएगी, क्योंकि EA और EB का परिमाण आपस में समान है। अब यहाँ पर घटकों के रूप में करेंगे। जो आपका EB है, EB का मान हम मान लेते हैं E है और EA का मान भी मान लेते हैं E है, क्योंकि परिमाण तो समान ही है। यहाँ पर जैसे बताया कि समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जो EA और EB का परिमाण समान है, तो ये दो घटकों में विभाजित हो जाएगा। ये दो घटकों में एक घटक इसका जो EB है, EB का एक घटक हम मान लेते हैं यहाँ पर EB है, EB का जो परिमाण हो जाएगा वह E हो जाएगा और EA का जो परिमाण हो जाएगा वह, तो ये दो घटकों में विभाजित हो गया। एक इसका घटक ये हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये क्या बनेगा, EB साइन थीटा बनेगा, अर्थात जो EB का मान है वह E है, E साइन थीटा बन जाएगा। और जो क्षैतिज घटक ये वाला जो घटक हो जाएगा वह कॉस थीटा बनेगा, अर्थात EB कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ से जो EA है इसका एक घटक क्या बनेगा, ये बनेगा EA साइन थीटा या EA साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से, जबकि EA का मान ही हो जाएगा। और ये तो ऊर्ध्वाधर घटक हुआ, इसका क्षैतिज घटक क्या बनेगा, यहाँ से EA कॉस थीटा। और E नेट हमें ज्ञात करना है, तो यही क्या हो जाएगा E नेट। अब EB साइन थीटा और EA साइन थीटा का जो मान आएगा, यहाँ पर E साइन थीटा आएगा, यहाँ पर E साइन थीटा, तो E साइन थीटा निरस्त हो जाएगा। E साइन थीटा निरस्त हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं आपस में क्या है, विपरीत। EB साइन थीटा ऊपर तरफ है, EA साइन थीटा नीचे की तरफ है, इसलिए जो दिशा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, निरस्त हो जाएगी। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी वह है EB cos थीटा और EA साइन थीटा के योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि EB cos थीटा और EA साइन थीटा की जो दिशा है एक ही दिशाओं में है, समान दिशाओं में, इसलिए उनका योग हो जाएगा। तो सेम प्रक्रिया हम यहाँ तक वही करते हैं। समीकरण 2 तक हम सेम प्रक्रिया वही करते हैं। बिंदु P, अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्षैतिज घटक के योग के बराबर होगा और ऊर्ध्वाधर घटक आपस में निरस्त हो जाएंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ से E नेट
इक्वल टू हो जाएगा ई नेट, इसका परिमाण हमें याद करना है। ई नेट इक्वल टू हो जाएगा ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। ई बी और ई ए का परिमाण आपस समान है, ई ए का मान ई है, ई बी का मान भी ई है, तो हो जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2e कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ई नेट इक्वल टू, ये समीकरण क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो लिखेंगे हम चित्रानुसार हो जाएगा कॉस थीटा, चाहे इस त्रिभुज में प्रयोग करें चाहे इसमें, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार हो जाएगा ओ ए बटे कर्ण हो जाएगा ए पी, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा ओ ए का वैल्यू एल है और ए पी का वैल्यू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 में रखेंगे ई नेट इक्वल टू 2e और हो जाएगा यहाँ से एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ई के चाहे समीकरण 1 से, क्योंकि ई ए भी ई के बराबर, ई भी तो के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ई नेट बराबर हो जाएगा 2k क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2k क्यू अपान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू में हो जाएगा एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का पावर 1/2। इसको हम लिख सकते हैं के क्यू गुणे 2l, ये हो जाएगा इसका पावर 1, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल पावर हो जाएगा यहाँ से 3/2। ये क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। हम लिख सकते हैं यहाँ से, हम जानते हैं P बराबर Q गुणे 2l, तो हो जाएगा ई नेट बराबर हो जाएगा के पी अपान हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का होल पावर 3/2। यदि आर हम कंडीशन लेते हैं, यदि आर एल की तुलना में बहुत बड़ा हो तो आर स्क्वायर वेरी मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर उसका वर्ग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर तुलना में, अर्थात एल स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर या उपेक्षणीय मान लेने पर, अर्थात एल स्क्वायर को उपेक्षणीय मान लेने पर तो हो जाएगा यहाँ से ई नेट इक्वल टू के पी अपान हो जाएगा आर स्क्वायर बचेगा, एल स्क्वायर उपेक्षणीय मान लिया 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा के पी अपान आर क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। यही है आपका निरक्षीय वैद्युत तीव्रता, चाहे हम सामान्य चतुर्भुज के नियम से लगाएं चाहे हम घटकों का योग करके लगाएं। इसलिए मैंने शुरुआत में जो 10 मिनट 15 मिनट का प्रयोग है उसको मैंने बेसिक आपको अच्छी तरीके से बता दिया, किस प्रकार से हम निरक्षीय वैद्युत तीव्रता के सूत्र का निगमन करते हैं। निरक्षीय वैद्युत तीव्रता के सूत्र का निगमन मैंने दोनों विधियों से बताया, एक सामान्य चतुर्भुज परिणामी जो उसका निकालना हो तो सामान्य चतुर्भुज के नियम से भी निकाला जा सकता है और घटकों का प्रयोग करके भी निकाला जा सकता है। आप सभी विद्यार्थी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो अन्य विद्यार्थियों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। और कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे हम और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। और वीडियो को आप क्रमागत देखिए। यदि आपको नोट्स बनाने हो तो आप नोट्स बना, हम उन्हीं क्वेश्चनों को चाहे गणित के अंतर्गत जो वीडियो बनाएं या हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो वीडियो बनाएं वो हम उन्हीं क्वेश्चनों को बनाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो, उससे पूछे गए हों या आने की संभावना हो। धन्यवाद।